नमस्कार, ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 8 के लिए 10th चैप्टर द ग्रेट स्टोन फेस, उसका फर्स्ट पार्ट पहले भाग में दो पार्ट बने हुए थे। पहले लेसन में 9th में और 10th में। अब पढ़ने से पहले काफ़ी साल जो बीत गए, ये अर्नेस्ट जो छोटा बच्चा था वो जवान हुआ। जवान होने के बाद में फिर उसकी धीरे धीरे मिडिल एज आ गई, मतलब उसको कहते हैं ना वयस्क, उस एज में आ गया। और वो अपने माँ पड़ोसियों के साथ आराम से रह रहा था और ऐसे लगा था कि ठीक है भाई, ऑर्डिनरी और एक फेमिलियर फेस था उसका, लेकिन वो बड़ा ही नेक और हार्ड वर्कर था। अच्छे से काम करता था, किसी का दिल नहीं दुखाता था, बड़ा ही अच्छा सोचने वाला था। कहने का मतलब है कि बहुत ही अच्छा इंसान था वो। बट व्हाट अबाउट द ओल्ड प्रोफेसी, व्हाट इज एवर फुलफिल्ड? लेट अस रीड एंड फाइंड आउट। बच्चा था तब उसने अपनी माँ के साथ बातें की थी, तो उसकी माँ ने बताया था कि ऐसी भविष्यवाणी हुई थी कि कोई ग्रेट स्टोन फेस होगा, कोई जन्म लेगा, आएगा। तो बचपन से सुन रहा था, बचपन से सुनते सुनते वो जवान हुआ, जवान से वो वयस्क होने लगा। हाँ, हालांकि वो बहुत ही अच्छा, समझदार, नेक, हार्ड वर्कर, बड़ा ही अच्छा इंसान था और साधारण, एकदम ऑर्डिनरी एंड फेमिलियर फेस था उसका। पर क्या उस भविष्यवाणी के बारे में क्या जो उसने सुनी थी अपनी माँ से कि भाई कोई ऐसा ग्रेट स्टोन फेस आएगा, वो तो अभी तक हुआ नहीं, तो वो आएगा या नहीं वही इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे। The years hurried on and brought white hairs upon the head of Ernest and made wrinkles across his forehead and froze in his cheeks. He was an old man, but not in man had he grown old. More numerous than the white hairs on his head were a wise thoughts his mind. बहुत साल बीत गए और देखते देखते वो क्या हुआ, उसके जो बाल है वो सफ़ेद होने लगे। अर्नेस्ट के जो सिर के बाल है वो सफ़ेद होने लग गए और उसके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई, गालों पे झुर्रियाँ पड़ गई और गाल की चमड़ियाँ जैसे ना सूखने लग गई। इस तरह से वो एक बूढ़ा व्यक्ति सा बन गया, लेकिन उसे अपने बूढ़े होने का बड़ा कोई दुख नहीं था। और जैसे जैसे उसकी जो बाल सफ़ेद हुए तो उसकी सोच भी उसी तरह और बढ़ने लगे और अच्छी होने लग गई। And Ernest has ceased to be obscure. वो बहुत ज़्यादा जानकार तो नहीं था। Unsought for undesired had come to fame with so many receipts. He had become famous beyond the limits of the valley. लेकिन वो अपनी वैली में इतना फेमस हो गया था क्योंकि उसकी सोच बहुत अच्छी थी, उसके विचार बहुत अच्छे थे और घाटी में सभी उसको पसंद करने लग गए थे, बड़ा ही फेमस बन गया था वो। A college professor and even the active man of cities came from afar to see and converse with Ernest. वैली में क्या, बाहर से, सिटी में से प्रोफेसर आने लगे, कॉलेज के प्रोफेसर उसके साथ बात करते थे, उसके साथ कन्वर्स करते थे और उससे सलाह लेते थे, उससे खूब सारी बातें करते थे। And he received them with gentle sincerity and spoke freely with them of whatever came uppermost. और उनके साथ वो आराम से उन्हें रिसीव भी करता था, उनका स्वागत करता था और बहुत अच्छी तरह से सिंसियरिटी से उनसे बातें करता था और जो कुछ भी वो कुछ उनसे सलाह मांगते थे वो सलाह भी अच्छी तरह देता था। और laid repairs in his heart or their own, while they talked together, his face would brighten on hours and shine upon them as with a mild evening light.
जब वो उन लोगों से बातें करता था अर्नेस्ट, तो उसका चेहरा ऐसे चमकता था जैसे वो ना शाम के टाइम कोई बिजली की रोशनी हो, उस तरह उसका चेहरा अपने आप ही शाइन करने लग जाता था। While Ernest had been growing old, God had granted a new poet to this earth. He too was a native of the valley, but had spent the greater part of his life in distant cities, pouring out the sweet music everywhere. Neither was the great stone face forgotten. और इसी के साथ साथ भगवान ने एक कवि को भी उस धरती पर भेज दिया था। वो बहुत ही अच्छी वो का और वो सिटी में रहता था तो उसी घाटी का नेटिव। ही टू वाज अ नेटिव ऑफ द वैली, वह भी उसी घाटी का ही रहने वाला था, लेकिन उसने उस सिटी में काफ़ी साल उसने गुजारे थे, बहुत अच्छा कवि बन गया था। उसकी जो मधुर जो उसकी आवाज़ थी, संगीत थी, वो सारी जगह फैल गई थी। और लोग तो जैसे धीरे धीरे ग्रेट स्टोन फेस को भूलने लगे थे। फॉर द पोएट हैड सेलिब्रेटेड इन अ पोएम, द सॉन्ग्स ऑफ दिस पोएट फाउंड देयर वे टू अर्नेस्ट। ही रीड देयर आफ्टर टू इज द कस्टमरी टॉय seated on the bench before his cottage door. As he read them, lifted his eyes to the mountain. लेकिन अर्नेस्ट जो था वो अपने कॉटेज की डोर के ऊपर बैठा रहता था, अपने घर के दरवाजे पर, और माउंटेन की तरफ देखता भी रहता था और उस पोएट की कविताएं पढ़ता रहता था। उसे वो कविताएं बहुत अच्छी लगती थी। ओ ग्रेट स्टोन फेस, ही सेड, इज नॉट दिस मैन वर्दी टू बी योर लाइकनेस। और फिर वो ग्रेट स्टोन फेस से कहता था, क्या इस कवि की कविताएं जो इतनी अच्छी है, क्या ये ग्रेट स्टोन फेस के लायक नहीं है? वो ऐसे उस ग्रेट स्टोन फेस को देखकर बोलता है। द फेस सीम्ड टू स्माइल बट डिड नॉट आंसर। उसे ऐसा महसूस होता है कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो उन्हें देखकर हंस तो रहा है, लेकिन कुछ उत्तर नहीं दे रहा है। Now it happened that the poet, though he lived so far away, had not only heard of Ernest but had thought much about his character and wished to meet this man whose wisdom walked hand in hand with a noble simplicity of his life. इसके बाद ऐसा घटित होता है कि वो जो कवि होता है उसे ऐसा जब उसके बारे में पता चलता है उस अर्नेस्ट के बारे में, तो वो उसे जानने की कोशिश करता है और उसे मिलने के लिए वो निश्चय करता है कि मैं उस अच्छे आदमी से जिसका कैरेक्टर इतना अच्छा है, और मैं चाहता हूँ कि मैं उससे मिलूँ, उसकी सिंप्लिसिटी और उसकी लाइफ के बारे में जानूँ। ऐसा उसने निश्चय किया। वन समर डे therefore he arrived at an Ernest's door, where he found a good old man holding a book on his hand, which he read, and then, with a finger between the leaves, looked lovingly at the great stone face. एक समर के टाइम, समर मीन्स गर्मियों का दिन था, और दिन में वो जाता है अर्नेस्ट उस वैली में जाता है जहाँ अर्नेस्ट अपने दरवाजे पे बैठा रहता है, और वो उसी किताब को, उसी बुक को लिए बैठा था जो पोएट, जिस पोएट ने उसे लिखी थी, और वही पोएट उससे मिलने के लिए वहाँ पहुँचता है। और वह देखता है कि वो उसी की बुक को बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से उसको पढ़ रहा है, और बीच बीच में अपने फिंगर को उसके बीच में रख रहा है, जैसे जहाँ पे पढ़ रहा है, और बड़ा ही प्यारा, और ऐसे लगता है जैसे ग्रेट स्टोन फेस हो। गुड इवनिंग सेड पोएट, कैन यू गिव ए ट्रेवलर अ नाइट्स शेल्टर। पोएट आके उस इसको अर्नेस्ट को कहता है, गुड इवनिंग कहता है, शाम का समय रहता है इसलिए गुड इवनिंग। तो कहता है कि क्या मुझे रात भर के लिए यहाँ शरण मिलेगी? Gladly answered Ernest, and then he added, smiling, I think I never saw a great stone face look so hospitably at a stranger.
वो कहता है मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप यहाँ मेरे साथ रात को रुकेंगे। और मैंने कभी भी इस ग्रेट स्टोन फेस को नहीं देखा है, लेकिन आप यहाँ रुकेंगे तो मुझे बड़ी ही खुशी होगी। द पोएट सैट डाउन बिसाइड हिम एंड ही एंड अर्नेस्ट टॉक्ड टुगेदर। नेवर बिफोर हैड अ पोएट टॉक्ड विथ अ मैन लाइक अर्नेस्ट, सो वाइज एंड जेंटल एंड काइंड। जब पोएट उसके पास बैठ जाता है और वो आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं, तो वो जो वो पोएट को वो पता चलता है कि वो कितना बुद्धिमान, कितना दयालु और कितना ही सीधा साधा अर्नेस्ट था जिससे वो बात कर रहा था। वॉज मूव्ड बाय द लिविंग इमेज फ्लंग आउट ऑफ द पोएट्स माइंड। उस पोएट के दिमाग में ये सारी बातें आती कि देखो कितना अच्छा आदमी है और कितना ही सिंपल, कितना बुद्धिमान और कितना ही दयालु है। एज अर्नेस्ट लिसन्ड टू द पोएट, he imagined that the great stone face was bending forward to listen to. He gazed into the poet's eyes. तो अर्नेस्ट जब ये बातें सुनता है पोएट से, तो कि भाई वो मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों की बातें जो है, वो जो सामने ग्रेट स्टोन फेस है दिख रहा है, वो भी झुक के सुन रहा है हमारी बातों को, वह भी सुन रहा है। Who are you, my gifted guest? He asked. तो उन्हें वो पूछता भी है कि आप कौन हो, जो आप मेरे मेहमान हो। The poet laid his finger on the book that Ernest had been reading. तब वो कवि कहता है कि आप जिस बुक को पढ़ रहे हो वो मैंने ही लिखी है, इसका कवि मैं ही हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो अर्नेस्ट है वो उस कवि की किताब को कविताएं पढ़ रहा था, क्योंकि उसे वो कविताएं बहुत अच्छी लगती है और वो इतनी अच्छी कविताएं लगती है कि वो ग्रेट स्टोन फेस को कहता है कि आप इसे ही ग्रेट स्टोन फेस क्यों नहीं मान लेते, क्या ये इसके लायक नहीं है। और जब ये पढ़ता रहता है उसी वक्त वो पोएट आ जाता है, वो उसके साथ बातें करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अर्नेस्ट को यूँ लगता है जैसे हम दोनों की बातें हैं, ये जो ग्रेट स्टोन फेस है वो छुप के सुन रहा है। तब वो उससे पूछता है कि क्या आप हो कौन? तो कहता है कि मैं वही हूँ जिसकी आप बुक पढ़ रहे हो। यू हैव read this poem, said he. You know me then, for I wrote them. आप जिस किताब को पढ़ रहे हो, इस किताब को मैंने ही लिखी है। Again and again Ernest examined the poet's feature. He turned towards the great stone face, then back. He shook his hand and sighed. वो कभी पोएम पढ़ता है, कभी वो पोएट को देखता है और एग्जामिन करता है, मतलब बार बार ऐसा विश्लेषण करता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ये कभी ही ऐसा ग्रेट स्टोन फेस मिल जाए। लेकिन वो बार बार ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता है तो वो उसे कुछ जब रिप्लाई नहीं मिलता है, बड़ी लंबी सी सांस लेता है। तब Why are you sad? inquired the poet. कवि पूछता है कि आप दुखी क्यों हो गए? Because, replied Ernest, the life I have awaited a fulfillment, a prophecy, and when I read this poem, I hope that it might be fulfilled in you. तब वो उत्तर देता है उस कवि को कि मैंने पूरी जिंदगी इस ग्रेट स्टोन फेस के लिए इंतजार किया, उस भविष्यवाणी के लिए कि कभी कोई ग्रेट स्टोन फेस इस वैली में जन्म लेगा। तो ये भविष्यवाणी अभी तक मेरी पूरी नहीं हुई, और जब मैंने तुम्हारी कविताएं पढ़ी तो मुझे ऐसा कुछ आशय मेरी जगी कि शायद तुम में वो ग्रेट स्टोन फेस मुझे दिखाई दे। You hoped, answered the poet, faintly smiling, to find in me the likeness of great stone face. I am not worthy to be its likeness. तब वो कवि कहता है कि जो तुम आशा करते हो, और वो हंसता है, एक दुखी स्वर से हंसता है और वो कहता है कि नहीं, मैं इस ग्रेट स्टोन फेस के लायक नहीं हूँ। And why not? asked Ernest. He pointed to the book. Are not those thoughts worthy?
फिर वो उस बुक की तरफ पॉइंट करके कहता है, इशारा करके कहता है, इतनी अच्छी कविता है, फिर आप इसके लायक क्यों नहीं हो? You can hear in them the distant voice of the heavenly songs, but my life, dear Ernest, has not corresponded with my thoughts. वो कहता है कि तुमने जो कविताएं वो जो आवाज़ सुनी है बड़ी अच्छी है, जो गाने की आवाज़ है, लेकिन मेरी लाइफ में ये सब नहीं है। मेरे सिर्फ विचारों में मेरी कविताएं हैं, पर रियल मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये मेरी कवि की कल्पना है। I have had grand dreams, but they have been only dreams. Sometimes I beg faith in my own thoughts. मेरी बहुत बड़े सपने थे, लेकिन वो जो सपने हैं वो सपने ही रह गए। वो कभी मुझे भी ऐसा लगा, मुझे भी उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास था मेरे थॉट्स पे। वाई देन द प्योर सीकर ऑफ द गुड एंड ट्रू शुड यू हैव टू फाइंड मी इन अ फेस ऑफ द माउंटेन। लेकिन वो मेरी सोच में ही रह गया। मेरी रियल ज़िंदगी में मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे बहुत बड़े सपने थे और मैं उन सपनों पे विश्वास करता था कि कभी मेरे सपने साकार हो गए, लेकिन मेरे सपने सपने ही बन के रह गए। तो क्या अब तुम ऐसा होना चाहिए कि ये जो फेस है वो माउंटेन का जो, तो उसमें वो मुझसे मिलता जुलता है। द पोएट स्पोक सैडली एंड हिज आईज वर वेट विथ टीयर्स, सो टू वर दोज ऑफ अर्नेस्ट। जो कवि इतनी बातें कह के कवि की आंखों में आंसू आ गए और अर्नेस्ट भी इससे दुखी हुआ और उसकी आंखों में भी आ गए आंसू। एट द आवर ऑफ सनसेट एज हैड लॉन्ग बीन हिज कस्टम, अर्नेस्ट was to speak to a group of neighbors in the open air. Together he and poet went to the meeting place. वहाँ पे एक कस्टम था, एक रिवाज था उस वैली में कि शाम के टाइम सभी ऐसे इकट्ठे होकर बातें करते रहते थे और उसके लिए अर्नेस्ट को बुलाया जाता था। तो अर्नेस्ट अपने पड़ोसियों के पास ग्रुप में जाता था और खुली हवा में बातें करता था। टुगेदर ही एंड द पॉइंट वेंट टू द मीटिंग प्लेस आर्म इन आर्म। वो दोनों एक दूसरे के साथ वहाँ पर मीटिंग वाली जगह पर गए शाम के समय। फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस, जहाँ पर ग्रेट स्टोन फेस भी दिखता था, उस जगह पर सारे जने इकट्ठे होकर आपस में बातें करते थे। अर्नेस्ट थ्रू अ लुक ऑफ अ फेमिलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन हिज ऑडियंस। अर्नेस्ट, ऑडियंस का मतलब था दर्शक, वो सारे उसके सामने बैठ जाते थे दर्शक की तरह और वो जो फैमिलियर मतलब पारिवारिक तरीके से और बड़े दयालु तरीके से बहुत अच्छी बातें और उनके सामने वो करता था। कौन? अर्नेस्ट। He began to speak to the people what was in his heart and mind. वो अपने लोगों के बीच में वही बातें करता था जो उसके दिल में होती थी और उसके दिमाग में होती थी। His word had power because they agreed with his thoughts. उसकी बातों से वो हमेशा उसके सभी शब्दों से इसलिए सहमत होते थे कि जो अपनी ज़िंदगी में उसने देखा था, जो उसकी सोच थी, उसी के बारे में वो उससे बातें करता था। And his thoughts had the reality and depth because they harmonized with the life which he had always lived. उसने अपने ज़िंदगी में जो भी जिया था वो हमेशा उन्हीं सच्चाइयों के साथ रहता था और उन्हीं के साथ उन्हीं बातों को वो हमेशा करता था जिस लाइफ को वो जीता था। उसमें बनावटी कुछ भी नहीं था। It was not mere breath that the preacher uttered. They were the words of life, a life of good deeds, and the selfless love was melted into them. उसकी जब बातें होती थी, जब वो बातें करता था, उसके जो भी शब्द होते थे, जो भी उसकी सोच होती थी, वो बिल्कुल निस्वार्थ तरीके से होती थी। उसमें कोई भी तरह का स्वार्थ नहीं होता था क्योंकि उसने जो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से जी थी, लोगों की दया करके, ईमानदारी से, हार्ड वर्किंग से और जो भी उसमें अच्छाइयाँ थी
अपने अच्छाइयों के साथ ही वो बातें करता था और वो अच्छाइयाँ उसकी बातों में झलकती थी, तो सभी उससे बड़े खुश होते थे और उसमें किसी भी तरह का उन्हें निस्वार्थ भाव से वो बातें करता था। The poet, as he listened, felt that the life and the character of Ernest were a nobler strain of the poetry than he had ever written. उस कवि को लगा कि मैंने जो भी कल्पना के साथ लिखा है मेरी कविताओं में, ये उससे भी ज़्यादा अच्छा है। His eyes filled with tears and he said himself that never was there so worthy a saying as that mild, sweet, thoughtful face with the glory of the white hair diffused about it. उसकी आंखें जो आंसुओं से भर आई और उसे लगा कि इस चेहरे में तो मेरी कविता से भी ज़्यादा पावर है, उससे भी ज़्यादा अच्छा है, उससे भी ज़्यादा थॉटफुल सोच वाला ये चेहरा है। As a distance, but clearly to be seen, high up in the golden light of the setting sun, appeared the great stone face. जैसे थोड़ी दूरी के ऊपर वो ग्रेट स्टोन फेस था, पहाड़ का वो जो हिल टॉप था, तो शाम का समय जब सूर्य अस्त होने लगा था तो हल्की हल्की सुनहरी किरणें उस ग्रेट स्टोन फेस पर पड़ रही थी और विथ वाइट मिस्ट अराउंड इट, और चारों तरफ जो धुंध सी फैली हुई थी, लाइक द वाइट हेयर्स अराउंड द ब्रोज ऑफ अर्नेस्ट, और वो चेहरा जो है वो बिल्कुल अर्नेस्ट की तरह, जो सफ़ेद बालों की तरह वो दिखाई दे रहा था। एट दैट मोमेंट अर्नेस्ट फेस took and the expression so grand that the poet was moved to throw his arms up the shout, behold, behold, Ernest is himself to likeness of the great stone face. वो उसने एक बार ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखा और दूसरी बार अर्नेस्ट की तरफ देखा तो वो जोर से चिल्लाया, behold, behold, देखो, इस चेहरे को देखो और इस चेहरे को देखो। Then all people looked and saw that what the poet said was true. अरे जो ये कवि कह रहा है वो क्या है, लोग देखने लग गए, कभी ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखते और कभी अर्नेस्ट की तरफ देखते। The prophecy was fulfilled, जो भविष्यवाणी थी वो पूरी हो चुकी थी। But Ernest having finished what he had to say, लेकिन अर्नेस्ट तब तक अपना बोलना कंप्लीट कर चुका था। took the poet's arm and walked slowly homeward. सभी को वो भी अपने उसको साथ में लिया, उस गेस्ट को, और अपने घर की तरफ चल दिया। still hoping that some wiser and a better man than himself would by and by appear wearing the resemblance to the great stone face. इस तरह अपने आप ही वह ग्रेट स्टोन फेस सबको मिल चुका था, उनको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं थी, वही ग्रेट स्टोन फेस सबको मिल चुका था। इस तरह ये स्टोरी कंप्लीट हुई। कहने का मतलब है कि जो अर्नेस्ट था, जो बचपन से उसको देख रहा था, ग्रेट स्टोन फेस को जो बचपन से उसे देख रहा था, धीरे धीरे उसने अपने आप को उसी तरह से डाल लिया और उसी की तरह अच्छा बनने लग गया और उसकी अच्छाइयाँ दिन दिन बढ़ती गई। वह ग्रेट स्टोन फेस को दूसरों में खोजता था, लेकिन लास्ट में वो जो ग्रेट स्टोन फेस था वो उसी के जैसा था, उसी के जैसा लगता था। इसका मतलब वो सबसे अच्छा, नेक, ईमानदार और दयालु व्यक्ति वो अर्नेस्ट ही था। यही इस स्टोरी में एंड में बताया गया है और अब ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हुई। ये चैप्टर 10 यहीं पे इसका एंड होता है। थैंक यू।